नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जिसमें हम पूरे जीके को एमसीक्यूज़ के रूप में कवर कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हमारा ये इंडियन इकोनॉमी का 7वां वीडियो होगा। आज के वीडियो में भी आपको इकोनॉमी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा बल्कि उनसे जुड़ी हुई जो आपकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है, जो आपके पूरे कॉन्सेप्ट हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं, उनको भी हम यहीं पे कवर करेंगे। इस सीरीज में हम जो लूसेंट जीके एमसीक्यूज वाली बुक है उनकी पूरी सीरीज को सीरियल वाइज कवर कर रहे हैं। लेकिन जैसा बुक में है कि केवल क्वेश्चन आंसर है, वो हम यहाँ पर नहीं करते। हम यहाँ पर उनसे जुड़े हुए जो आपके पूरे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, उनको भी कवर करते हुए चलते हैं। यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ हम इनको कवर करते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सरल भाषा में आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझा सकूं, ताकि वो क्वेश्चन आपको रटना ना पड़े, आपको वो याद हो जाए। ये हमारा इस सीरीज का 7वां वीडियो है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी तक हमने 6 पार्ट्स में लगभग 250 से ज्यादा एमसीक्यूज को कवर कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो के एंड पर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देने से है? तो देखिए, आवास ऋण देने से संबंधित है आपकी एचडीएफसी संस्था पूछी है, इसलिए आपको क्या चूज करना है? एचडीएफसी को चूज करना है। एचडीएफसी भारत की जो आवास ऋण देने में कंपनियां होती है उनमें एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, एचडीएफसी का फुल फॉर्म। इसकी स्थापना कब होती है? एचडीएफसी की स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है, जो एचडीएफसी बैंक है वो भी इसी का एक उपक्रम है। एचडीएफसी बैंक बनता है 1994 में। दोनों में कंफ्यूजन मत करना। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए जो एचडीएफसी है कब बना, आप बताएंगे 77। एचडीएफसी बैंक 1994 में बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है? देखिए, भारत में बैंकों को अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होते हैं वाणिज्यिक बैंक और एक होते हैं आपके सहकारी बैंक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो यहां पर आपको दिख रहा है शहरी सहकारी बैंक जो है ये वाणिज्य बैंक नहीं है, ये सहकारी बैंक है। बाकी जो सरकारी क्षेत्र के बैंक होते हैं, प्राइवेट क्षेत्र के बैंक होते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्पॉन्सर कौन करता है? यही प्राइवेट और सरकारी बैंक ही तो करते हैं। ठीक है, तो बाकी सारे आपके वाणिज्यिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, ये आपका सहकारी बैंक है। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो देखिए, बैंक का इनमें से कौन सा काम नहीं है? बैंक का ऋण देना काम है, बिल्कुल है। बैंक ग्राहकों के चेकों और ड्राफ्टों की वसूली करता है, यह भी सही है। माल का आयात फैसिलिटेट करना यह बैंक का काम नहीं है। जो विदेशी मुद्रा है उसको कंट्रोल करना बैंक का काम होता है। माल जो आ रहा है बाहर से उसको कंट्रोल करना बैंक का काम नहीं होता। बाकी बैंक ड्राफ्ट भी ये जारी करता है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे और इस पूरी सीरीज में ही कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और उनसे जुड़े हुए हम फैक्टों को कवर करते हैं, तो आपके एक साथ कई सारे क्वेश्चन एक जगह पर आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से हिस्सा सर्वाधिक किसका है? तो ऋण से संबंधित जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो वाणिज्यिक बैंकों का है। ठीक है, भारत में ज्यादातर लोन कौन देते हैं? जो कॉमर्शियल बैंक हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? देखिए, अगर मुद्रास्फीति भी है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है तो उस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं मुद्रास्फीति क्या होती है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, क्या इसके असर होते हैं और किन किन क्षेत्रों पर, किन किन व्यक्तियों पर इसका असर पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे। तो जब मुद्रास्फीति होती है आमतौर पर तो यह होता है कि बेरोजगारी कम हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि मुद्रास्फीति भी है और बेरोजगारी भी है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं?
तो दुर्लभ मुद्रा ऐसी मुद्रा को कहते हैं जो मुद्रा आसानी से सुलभ ना हो, जो आसानी से उपलब्ध ना हो, उसे क्या कहा जाता है? दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व क्या कहलाता है? तो जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ धनराशि रखते हैं, अगर उससे वो ज्यादा रखते हैं तो उसे नकदी रिजर्व कहा जाता है। ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? भारत में जब इन्फ्लेशन होता है, मुद्रास्फीति होती है, तो इसे किसके ऊपर मापा जाता है? ये क्वेश्चन है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। बेसिकली दो इंडेक्स यहां पर होते हैं, एक है आपका WPI जिसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक है आपका CPI जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। हिंदी में से अगर हम बात करें तो इसे कहेंगे थोक मूल्य सूचकांक, और इसे कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में जो WPI है, थोक मूल्य सूचकांक, इसका इस्तेमाल होता है मुद्रास्फीति को मापने में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा काम है जो केंद्रीय बैंक नहीं करता है? राइट आंसर है सरकारी खर्च पर नियंत्रण। इसको कंट्रोल नहीं करता है सेंट्रल बैंक, जैसे RBI है। तो क्या RBI भारत सरकार के खर्चों को कंट्रोल करता है? बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है। बाकी विदेशी मुद्रा का वो विनिमय करता है, मौद्रिक नीति जारी करता है, और बैंकर का बैंक के रूप में काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं, यानी आर्टिफिशियल मुद्रा किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन यूके SSC के साथ साथ SSC और रेलवे में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इनमें से कौन सी मुद्रा है जिसे कृत्रिम समझा जाता है, या कृत्रिम मुद्रा कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन C, SDR। ठीक है। जो SDR है इसे आर्टिफिशियल करेंसी या जो कृत्रिम मुद्रा है ये कहा जाता है। SDR की हम फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है। जो ये SDR है, ये मुद्रा IMF के द्वारा जारी की गई है। ठीक है। यानी कि IMF इस मुद्रा को मानता है। IMF ने इस मुद्रा को अपनाने का जो डिसीजन लिया था कि वो एक आर्टिफिशियल मुद्रा लाने जा रहा है, ये डिसीजन 1969 में लाया गया था। इसे मुद्रा के रूप में IMF ने अपनाया कब था? तो इसे अपनाया था 1970 में। दोनों बातें आपको याद रखनी है कि लाया कब गया 69, अपनाया कब गया 70 में। ठीक है। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो भारत के जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो किस रेट पर आपको लोन देंगे, किस आधार पर वो ब्याज देंगे, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है RBI। ठीक है। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं यहां पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात यानी CRR, जिसे फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, इसमें जब वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका क्या तात्पर्य होता है? यानी कि देखिए, हमने CRR के बारे में पहले भी बात करी है कि एक निश्चित जो रकम होती है वो बैंकों को RBI के पास रखनी होती है। ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास किसी बैंक के पास 100 रुपए हैं और जो CRR है ये 10% है, यानी कि उसको इन 100 रुपए में से 10% 10 रुपए RBI को देने होंगे। ठीक है। अगर ये रेट बढ़ जाता है, अगर ये रेट बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो अब उसको 20% RBI के पास देना पड़ेगा। इससे क्या होगा? पहले इसके पास 90 रुपए थे बचे हुए। ठीक है। ये 90 रुपए लोन दे सकता था, अब इसको ज्यादा पैसा देना है RBI को, यानी इसके पास अब कम पैसा पड़ेगा लोन देने के लिए। तो जब CRR बढ़ाया जाता है RBI के द्वारा तो वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी, क्योंकि अब उन्हें ज्यादा पैसा RBI को देना पड़ेगा। ठीक है। और इसी का उल्टा, अगर CRR घट जाता है तो बैंकों के पास लोन देने के लिए अधिक मुद्रा होगी। नेक्स्ट है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में शामिल है। तो भारत में जो कॉमर्शियल बैंक हैं इनके कार्यों में शामिल है कौन कौन से? तो देखिए, यहां पर जो ग्राहकों की ओर से शेयर और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री ये शामिल है। ठीक है। वसीयतों के निष्पादक और न्यासी के रूप में कार्य करना, तो ये कॉमर्शियल बैंक का काम नहीं है, केवल ऑप्शन A यहां पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? इसको सही करना है यहां पर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है आपने बताना है। 4 स्टेटमेंट है, चारों को पढ़ते हैं। देखिए, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति आरबीआई करता है, ये बिल्कुल सही है। जो बैंकिंग लोकपाल होता है, जो ये देखता है वहां पर कि किसी भी ग्राहक के साथ कोई भी फ्रॉड वहां पर ना हो, या अगर उसे कोई शिकायत करनी है, चाहे वो बैंक की शिकायत करनी या अपने अकाउंट से रिलेटेड शिकायत करनी है, अगर बैंक वाले नहीं सुन रहे हैं तो वो बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई करता है। दूसरा, बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे लोग जिनका खाता भारतीय बैंकों में है, भारत में है, लेकिन वो भारत में नहीं रहते, उनकी शिकायत भी लोकपाल सुन सकते हैं। तीसरा, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आप बैंकिंग लोकपाल के किसी भी ऑर्डर से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप एक वहां पर अपीलीय अधिकारी होता है। आमतौर पर जो बैंक होता है आरबीआई का जो उप गवर्नर होता है, वो अपीलीय अधिकारी होता है, उसके पास अपील कर सकते हैं अगर आप जो लोकपाल हैं, बैंकिंग लोकपाल, उनके आदेश से संतुष्ट नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि उनका आदेश अंतिम होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके अलावा बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई जो सेवाएं होती है वो निःशुल्क होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। जब आप शिकायत करते हैं बैंकिंग लोकपाल के पास, तो जो सर्विस आपको दी जाती है, आपकी शिकायत सुनी जाती है, वो फ्री होती है, उसका कोई भी पैसा देना नहीं होता। तो एक क्वेश्चन से बैंकिंग लोकपाल के आपके कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में आपने यहां पर देखना है कि क्या यहां पर सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है, ये सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकते, तो ये यहां पर क्या है? गलत है, ठीक है। ये भाग ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट यहां पर सही है। ऑप्शन केवल 2 जो सेकंड वाला कथन है, ये हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है? तो वाणिज्यिक बैंक जब सरकार को उधार देते हैं तो किसके माध्यम से वो देते हैं, किस रेट पर देते हैं? इसे कहा जाता है सांविधिक तरलता अनुपात, यानी कि एसएलआर इसे कहते हैं। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, तो आर्थिक विकास किसके साथ जुड़ा होता है? तो आर्थिक विकास जो है आपका ये स्फीति के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत स्फीति तो आनी चाहिए, लोगों के पास पैसा जाता है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ता है, ठीक है। लेकिन हद से ज्यादा स्फीति हो जाती है तो वो भी फिर अर्थव्यवस्था के लिए खराब होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? अगर आरबीआई ने बैंक रेट कम कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो बैंक रेट को कम करने का फर्क यह पड़ता है कि बाजार में तरलता बढ़ जाती है, बाजार में जो पैसा होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यह क्वेश्चन भी बनता है कि अगर आरबीआई को मुद्रास्फीति को यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल यानी कि मार्केट से पैसा कम करना है, तो क्या करना चाहिए? उसे बैंक रेट बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। अगर वो घटा देगा तो तरलता बढ़ जाएगी। भारत में 50 रुपए के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हम कर चुके हैं। 50 रुपए के नोट पर और 2 रुपए और 2 रुपए से ऊपर के नोट पर जो आरबीआई होता है, आरबीआई का गवर्नर, उनके हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है? तो किसी भी पीपीएफ खाते में एक साल में अधिकतम जो सीमा है, लिमिट जो लगाई गई है, वो है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके जारी करने की तारीख से वैध रहता है, यानी कि अगर आप कोई चेक को जारी करते हैं, उस पर आप डेट डाल देते हैं, तो कितने महीने तक, कितने दिनों तक वो चेक की वैलिडिटी रहती है? राइट आंसर है 3 महीने तक, ठीक है। यानी अगर किसी ने कोई चेक दिया है तो आपको उसे 3 महीने के अंदर अंदर बैंक में डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद वो जमा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में आरबीआई के हिस्सों को अर्जित किया है, यह बैंक कौन सा है? तो यह है सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्रेडिट कार्ड किस नाम से जाने जाते हैं? यह क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। हमारे देश में बैंक घरेलू सावधि जमाओं यानी सेविंग अकाउंट के बारे में बात हो रही है, के लिए किससे प्राप्त जमाओं पर ब्याज की दर अधिक देते हैं? यानी कि इनमें से किसे बैंक के द्वारा जो ब्याज दिया जाता है आपके पैसे के ऊपर, तो इनमें से किसे ज्यादा ब्याज दिया जाता है? तो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं इनको ब्याज ज्यादा दिया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर चारों के चारों यहां पर 100 रुपए जमा करते हैं बैंक में, तो सबसे ज्यादा जो ब्याज मिलेगा वो वरिष्ठ नागरिक को ही मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? तो यहां पर क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते? वो है आपका जो सावधि जमा रसीद है, इसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से किस लिखित को रेखांकन लागू होता है? तो रेखांकन लागू होता है यहां पर चेक के ऊपर, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? तो विकास बैंक है यहां पर राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसे हम कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, इसकी स्थापना पूछी जाती है, 1988 में यह स्थापित हुआ था। निम्नलिखित में से किस अस्थि का बंधक किया जा सकता है? यानी अस्थि का बंधक होता है कि इनमें से आप किस चीज को बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं। तो किसको आप रख सकते हैं? आप भूमि और भवन को रख सकते हैं, बाकी आप इनको गिरवी बैंक के पास नहीं रख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? देखिए, इनमें से जो विदेशी बैंक नहीं है वो है आपका ING वैश्य बैंक जो है, यह एक इंडियन बैंक है। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, 1930 में ये बना था। बाकी के ये जो बैंक हैं ये तीनों के तीनों एक विदेशी बैंक हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है भारत में सबसे ज्यादा कौन से विदेशी बैंक की शाखाएं हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा जो ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये ब्रिटेन का बैंक है, इसकी सबसे ज्यादा शाखाएं हैं भारत में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसकी कार्यालय शाखाएं भारत में है सर्वाधिक? तो वो है आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। टीजर ऋण क्या होता है? देखिए, जो टीजर ऋण होता है ये क्या होता है? ऐसा ऋण जिसमें शुरुआत में ब्याज की दर कम होती है और बाद के वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे लोन को, ऐसे ऋण को टीजर ऋण कहा जाता है। नेक्स्ट है, बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपए का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। ठीक है, ग्राहक चाहता है कि वो उसका नोट उसे वापस दिया जाए, यानी कि वो 100 रुपए वापस मांग रहा है। बैंक को निम्नलिखित में से क्या कार्यवाही करनी चाहिए? कम चांसेस हैं ऐसे प्रश्नों के, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन आपके सामने दे दी जाए कि एक ने 100 रुपए जमा करा लेकिन वो नकली है था, ठीक है, बाद में जो पता चलता है कि जाली नोट उसे प्राप्त हुआ था, तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसे असली नोट से चेंज कर देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अशोध्य ऋण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? अशोध्य ऋण यानी कि एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी कंपनी को देय राशि जिसका भुगतान नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि आप जैसे देखते हैं कि कितने सारे लोग बैंकों से लोन लेते हैं और फिर विदेश भाग जाते हैं, तो उनके द्वारा जो लोन लिया जाता है, बैंक समझ जाता है कि अब ये लोन वापस नहीं आने वाला, तो बैंक उसे एनपीए घोषित कर देता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देता है। ठीक है, जितना ज्यादा ये बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा बैंक को नुकसान होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अशोध्य ऋण किस ऋण को कहते हैं? ऐसा ऋण जिसके वापस आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट है, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों में किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसकी सुविधा शुरू की है? तो हमारे देश में सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया था। उत्तराखंड में ही एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसे शुरू कब किया गया था? तो ध्यान रखना, इसे 1998 में शुरू किया गया था। ठीक है, जो ये किसान क्रेडिट कार्ड है कब शुरू किया गया? 1998 में। नेक्स्ट है,
खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है? तो इनमें से किसे ऋण नहीं माना जाता है? राइट आंसर है मूलभूत सुविधा ऋण को लोन नहीं माना जाता। इसके अलावा कार हो गया, पर्सनल हो गया, आवास हो गया, इनको ऋण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या होती है? अब देखिए, भारत में जो मेनली पेमेंट सिस्टम है वो 3 पेमेंट सिस्टम हम यूज करते हैं। एक होता है आरटीजीएस, एक होता है एनईएफटी और एक होता है आईएमपीएस। ठीक है, तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं और फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं और एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं। देखिए, आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, एनटी जो एनईएफटी है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और तीसरा है आपका आईएमपीएस। ठीक है, आईएमपीएस इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तीनों की फुल फॉर्म याद हो गई। तीनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है? जो आरटीजीएस है और जो एनईएफटी है इनको आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और जो आईएमपीएस है इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एनपीसीआई, यानी भारत सरकार के द्वारा इनको जारी किया गया है। ठीक है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इस संस्था का नाम आपको याद रखना है। तो आरटीजीएस और एनईएफटी किसने जारी किए हैं? आरबीआई। और आईएमपीएस ये क्या है? एनपीसीआई ने। ठीक है, इसका जो आंसर है कि आरटीजीएस लेन देनों के लिए जो निर्धारित न्यूनतम और मैक्सिमम यहां पर रकम होती है वो क्या होती है? ये होती है आपकी न्यूनतम होती है 2 लाख रुपए और अधिकतम की कोई भी सीमा यहां पर नहीं होती है। आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है कि बताइए न्यूनतम कितना है और मैक्सिमम यहां पर कितना है। आप यहां पर इस पूरे चार्ट को देख सकते हैं। एनईएफटी की बात करें तो एनईएफटी में कम से कम 1 रुपए होता है, आरटीजीएस में 2 लाख रुपए है जैसा हमने देखा, और आईएमपीएस में 1 रुपए मिनिमम होता है। मैक्सिमम की बात करें तो एनईएफटी में भी कोई लिमिट नहीं है, आरटीजीएस में भी कोई लिमिट नहीं है जैसा हमने देखा, लेकिन जो आईएमपीएस है उसमें लिमिट होती है। बस आपको यही याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से क्या रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है? तो इनमें से क्या है जो रेपो रेट का सही अर्थ दर्शाता है यहां पर, ये आपको बताना है। और ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर है यहां पर बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपए उधार लेने की दर को रेपो रेट कहा जाता है। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों को जो आरक्षित बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है वो कौन सी है? तो वो कौन सी काम करती है? वो करती है एसएलआर। आरबीआई के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्राहकों की पहचान के लिए जो वैध दस्तावेज माना जाता है वो चुनाव पहचान पत्र माना जाता है। ठीक है, राशन कार्ड को अब कोई भी एक आईडी प्रूफ के रूप में माना नहीं जाता है, इसको ध्यान रखना। बैंक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखत पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या कहलाती है? देखिए, चेक के ऊपर 9 अंकों से एक नंबर वहां पर लिखा होता है, उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वो जो 9 डिजिट की संख्या होती है उसे MICR कोड कहा जाता है। ठीक है, MICR की फुल फॉर्म पूछी जाती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड। ठीक है, ये कितने डिजिट का होता है? ये 9 डिजिट का होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। ये तो है MICR कोड जो कि चेकों के ऊपर होता है। एक होता है बैंकों का IFSC कोड, पढ़ा होगा आपने, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, ये कितने डिजिट का होता है? ये होता है लगभग 11 डिजिट का, और इसमें अल्फा न्यूमेरिक भी होते हैं और इसमें आपके न्यूमेरिक डिजिट भी होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका जैसे IFSC कोड है, ये इंडिया के अंदर जितने भी आपके बैंक हैं उनमें ट्रांसफर करने के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर आपको कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए आपको स्विफ्ट कोड लगता है। स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का होता है? तो ये आपके 8 से 11 डिजिट का होता है।
बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम कौन सा है? तो वही चीज जो हमने ऊपर देखी, सबसे ज्यादा जो सबसे तेज पैसे भेजने वाला सिस्टम है वो कौन सा है? तो वो है आपका राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सबसे तेज है? एनईएफटी सबसे तेज है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो जो अपना मूल्य अस्थि से प्राप्त करता है उसे बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? देखिए, इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। ओवरड्राफ्ट खाता क्या होता है और इसमें ग्राहक बैंक का क्या होता है? तो इसमें ग्राहक बैंक का देनदार होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओवरड्राफ्ट खाता होता क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई अमीर व्यक्ति हैं जिनके बैंक में अच्छे संबंध हैं, अच्छे रिलेशन है, बैंक को उन पे ट्रस्ट है कि ये पैसा वापस देगा। ठीक है, इनकी उनका बहुत पैसा बैंक में जमा रहता है, आता जाता रहता है उनका पैसा। तो ऐसे लोगों को बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अर्जेंट पैसों की जरूरत पड़ी, उसके खाते में पैसा नहीं है, तो वो ओवरड्राफ्ट खाते में पैसा ले सकता है। ठीक है, अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए उसने बैंक से 50,000 रुपए ओवरड्राफ्ट खाते में ले लिए, यानी कि पैसा नहीं था, बैंक ने अपनी तरफ से दिया कि जब तेरे पास आ जाए हमें दे देना। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पैसे तो किसने लिए हैं? उस व्यक्ति ने। तो व्यक्ति क्या होगा? देनदार होगा, क्योंकि लौटाने तो पड़ेंगे ही। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर, देखिए, बैंक दर वो दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। बैंक रेट अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ऐसा रेट जिस पर जो सेंट्रल बैंक होता है वो जो अदर बैंक होते हैं उनको कम अवधि के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? तो क्रेडिट कार्ड लोगों को क्यों पसंद है? क्योंकि ग्राहक इसमें क्या कर सकता है? कभी भी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? क्रेडिट कार्ड। निम्नलिखित में से क्या वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो वाणिज्यिक बैंक का काम नहीं है सीआरआर, एसएलआर या रेपो रेट जैसी नीतिगत दरें तय करना। यह काम किसका? ये आरबीआई का काम है, वाणिज्यिक बैंकों का काम नहीं है। बैंक पर चेक अर्हित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित अधिकार होता है। तो देखिए, बैंक के पास चेक जब आप जमा करते हैं तो आपके पास क्या अधिकार होता है? आपके पास ये अधिकार होता है कि चेक के भुगतान से पहले आप भुगतान रोक सकते हैं। अगर एक बार भुगतान हो गया फिर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तो गलत अकाउंट नंबर डाल दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक के भुगतान से पहले आप उसको रोक सकते हैं, यह आपका अधिकार है, बाकी आप उसको नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? बहुत बार देख चुके हैं, वित्त मंत्रालय। ठीक है, संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट को बढ़ा देगा। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? तो जो विलासी वस्तुएं होती हैं, जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, उनके लिए बैंक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण देता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में कार्य करते हैं? तो किस वर्ग में काम करते हैं? ये करते हैं आपके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उधारकर्ताओं को ऋण पृष्ठभूमि रखता या उपलब्ध कराता है? तो जो उधारकर्ता होते हैं, जो पैसा उधार लेते हैं, इनका जो बैकग्राउंड है कि इन्होंने पिछली बार कितना लोन लिया, कितनी जल्दी इन्होंने रिटर्न किया, उनका जो पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये पैसा लेता है तो देता है कि नहीं देता है, वो पूरा रिकॉर्ड कौन सी संगठन रखता है? ये रखती है सिबिल। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर होगा। सिबिल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन कब हुआ? सन 2000 में। नेक्स्ट है, एक प्रकार का ऋण सब प्राइमर उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? तो देखिए, सब प्राइम उधार यहां उन लोगों को दिया जाता है जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी है और जिन्हें बैंक 10 सालों से जानता है, उनके लिए यह अलग से सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट है और आज का अंतिम प्रश्न है, यथा वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद एफडीआई में अक्षर एफ क्या दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफ किसको दर्शाता है? एफ दर्शाता है फॉरेन को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा इंडियन इकोनॉमी का भाग 7वां। हमने देखा 300 से ज़्यादा प्रश्न अब हम इस सीरीज में कवर कर चुके हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में आप बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।